छात्रों, आज हम जनवादी काव्यधारा और नागार्जुन के विषय में बात करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि जनवादी काव्यधारा में नागार्जुन की क्या स्थिति है। पहले जनवाद को समझ लें कि जनवादी काव्य क्या होता है। तो छात्रों, जनवादी काव्य से आशय उस काव्य से होता है जिसमें कवि समाज के सुख दुख को, उसकी परेशानियों को अपने काव्य में व्यक्त करता है। उसके लिए जनवादी काव्यधारा कहा जाता है। और नागार्जुन ने सदैव समाज के सुख दुख, उसकी विषम परिस्थितियों को ही अपने काव्य में स्थान दिया है। तो आज हम उनके काव्य में पाई जाने वाली प्रमुख विशेषताओं के विषय में जानेंगे। तो सबसे पहली विशेषता उनकी ग्रामीण परिवेश का अंकन। छात्रों, भारतवर्ष के समाज का वास्तविक चित्र गाँवों में ही प्राप्त होता है। आज भी गाँव में शोषण, अशिक्षा, बेकारी, अंधविश्वास, कुरीतियाँ सभी कुछ विद्यमान हैं। प्रगतिशील एवं सर्वहारा के पक्षधर होने के कारण नागार्जुन ने गाँव की दीनहीन दशा का अवलोकन किया और ग्रामीण परिवेश का जीता जागता चित्रण अपनी कविताओं में किया है। आपने लिखा है कि जमींदार हैं, साहूकार हैं, बनिया हैं, व्यापारी हैं, अंदर अंदर विकट कमाई, बाहर खद्दर धनी है। सब घुस आए भरा पड़ा है भारत माता का मंदिर, एक बार जो फिसले अगुआ फिसल रहे हैं फिर। इस प्रकार से उस यथार्थ को उन्होंने प्रकट किया है। आपके काव्य की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है भूख, बेकारी, फटेहाली का अंकन। देश की भूख, बेकारी और अभाव से ग्रस्त जीवन को सरकार नहीं बदल सकी। देश का गरीब और गरीब होता गया। इस दशा को देखकर नागार्जुन का प्रगतिशील हृदय हाहाकार कर उठा। आप लिखते हैं कि देश हमारा भूखा नंगा घायल है बेकारी से, मिले न रोटी भटके दर बने बेकारी से। तो ये उनकी समाज के सुख दुख को व्यक्त भी करते हैं और वास्तविक स्थिति को अपने काव्य में प्रकट करते हैं। आपके काव्य की अगली विशेषता है कि प्राकृतिक अभिशापों का अंकन। नागार्जुन जी ने गरीबी, बेकारी, बदहाली का चित्रण तो किया ही है, इसके साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न होने वाली भयावह समस्याओं को भी अपने काव्य का विषय बनाया है। सर्वहारा की दशा जो सुकाल में ही खराब रहती थी और अकाल में उसे भूखों मरने के अतिरिक्त भला और क्या चाह रहा था। अकाल में घर में एक भी दाना नहीं, न चक्की चली न चूल्हा जला, मनुष्य को खाना नहीं मिला तो चूहे, कुत्तों आदि के लिए खाना भला कहाँ से प्राप्त हो सकता है। इसका अकाल और उसके बाद कविता में आप लिखते हैं कि कई दिनों तक चूल्हा रुआ, चक्की रही उदास, कई दिनों तक आनी कुतिया सोई उसके पास,
कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त और कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही कष्ट। तो इस प्रकार से उन्होंने उस आपदा का अंकन किया है। उसके बाद चीनी आक्रमण की बर्बरता का अंकन भी आपके काव्य में देखने को मिलता है। भारत पर चीन का आक्रमण अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास था। पंडित नेहरू के विश्व शांति दस्तावेज पंचशील समझौते पर सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले चीन के प्रधानमंत्री माओ थे। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा शांत भी नहीं हो पाया कि चीन ने भारत वर्ष पर हमला कर दिया। उस हमले ने कवि के लिए अंदर तक झकझोर दिया। ऐसी स्थिति में भला कवि मन कैसे शांत रह सकता। इसी प्रकार से पाकिस्तानी आक्रमण की निंदा, एक तरफ चीन द्वारा आक्रमण, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान बार बार शांति भंग करने की कोशिश करता रहा, उन्नति के मार्ग में बाधा डालता रहा। भारत पर आक्रमण करने वाली पाकिस्तानी फौज के राष्ट्रपति अयूब के प्रति नागार्जुन ने अपनी घृणा भावना को प्रकट किया है। आपने कहा है कि एक तरफा शांति का हो चुका अवसान, आज नहीं वही जो कल था हिंदुस्तान। करेगा बर्दाश्त कौन अब ये अफवान, झाड़ देंगे युग का हिटलरी गुमान। खबरदार दुश्मन दुश्मन सावधान। इस प्रकार से वे जो है उसका विरोध करते हैं। अन्यायी शासक के प्रति रोष, ये भी उनके काव्य में देखने को मिलता है। अंग्रेज भारतीयों पर अत्याचार करते थे, ये बात तो समझ में आती थी, परंतु अपने ही देश की अपनी जनता पर गोलियां चला रहे हैं, इससे और बड़ी विचित्र बात क्या हो सकती है। शासन ने स्थान स्थान पर रक्तपात करवाए, पर विनोबा भावे शांत रहे। सच्चाई का गला घुटता रहा और शासन बर्बर होता चला गया। कवि लिखता है कि बड़ी बधिरता 10 गुनी हुआ विनोबा मुँह, धन्य वह शासन की बंधु। सत्य स्वयं घायल हुआ गई हिंसा चूक, जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंधु। तो ये उनके मन में, ये उनके हृदय में ऐसे विचार उत्पन्न हुए और उन्होंने कविताओं में इनको लिखा है। उसके बाद अब हम प्रकृति सौंदर्य को देखते हैं कि जिस प्रकार से नागार्जुन ने समाज के दुख सुख को व्यक्त किया है, उसी प्रकार से आपने प्रकृति के चित्रण पर भी बल दिया है। प्रकृति केवल छायावादी कवियों की ही नहीं, वैदिक ऋषियों से लेकर आज तक सभी भावुक व्यक्तियों को आकर्षित करती रही है। हिमालय और उसके भोले भाले निवासी सदा सर्वदा से सबका मन मोहते रहे हैं। नागार्जुन ने हिमालय के बर्फानी सौंदर्य के विषय में लिखा है कि ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद बह रहा अनिल, बालारों की वृद्ध करुणें थीं, अलग अलग स्वर्णिम शिखर थी। तो इस प्रकार से प्रकृति के प्रति उनका अनुराग देखा जा सकता है और प्रेम की मुखरता उनके काव्य में देखने को मिलती है। प्रेम सृष्टि की चिरंतन आद्य शक्ति है। प्रेम ऐसी भावना है जिसको पाने और देने के लिए सभी लालायित रहते हैं। तो भला नागार्जुन के काव्य में इसका अभाव कैसे हो सकता है। नागार्जुन की पंक्तियों में स्वस्थ प्रेम देखने को मिलता है। जब आप लिखते हैं कि तुम नहीं हो पास तो मैं तरसता हूँ, प्यार के 2 बोल सुनने के लिए, एक की है 10 उंगलियाँ, नहीं है काफ़ी कदाचित, रेशमी परितृप्तियों का जाल बुनने के लिए। तो उसमें मांसलता नहीं है, उसमें पवित्र प्रेम देखने को मिलता है। दूसरे उन्होंने दाम्पत्य जीवन को भी अपने काव्य में विषय बनाया है। दाम्पत्य भाव को भी उनके
काव्य में अनेक सा देखा जा सकता है। कवि समीप सोई हुई पत्नी को उठाकर प्रभात होने का संकेत करता है। वह कहता है कि पास ही सोई पड़ी सलत कुंतला, प्रेयसी की थपथपाई पीठ जग गई, तो दिखा कर तारे बचे दो चार। कहा मैंने पकड़ कर उसका हाथ, दो घड़ी का हमारा रहा है साथ, हो रहे विदा गा रहे सुमुख वह एक बिहार। तो इस प्रकार से दाम्पत्य जीवन का भी उसमें अंकन हुआ है। अब हम मानवीकरण की बात करते हैं कि आपकी कविताओं में मानवीकरण विशेष रूप से देखने को मिलता है। आपने अपनी कविताओं में मानवीकरण प्रकृति का ही कई स्थानों पर किया है। इसके साथ ही क्रांतिकारी स्वर आपकी कविताओं में देखने को मिलते हैं और वे जो है क्रांति के अभिलाषी रहे हैं। वे चाहते हैं कि व्यवस्था का परिवर्तन हो और इसके लिए वह एक आक्रामक रुख अपनाते हुए कहते हैं कि इस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं धूप, जिसमें कहानी हो गई शासन की बंधु। तो इस प्रकार से व्यवस्था का विरोध भी करते हुए हैं और राजनीतिक विद्रूपता भी आपकी कविताओं में देखने को मिलती है। राजाओं शासकों की गलत नीतियों के कारण समाज को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस प्रकार से नागार्जुन सदैव समसामयिकता से जुड़े रहे और उन्होंने आम आदमी की परेशानियों को, सुख दुख को अपने काव्य का विषय बनाया। धन्यवाद।